भारतवासियों, मेरा आपको सादर प्रणाम। मेरा नाम कैप्टन महाराज सिंह ऊपर है। मैंने कानून पढ़ने के बाद 1969 में नौकरी के लिए फौज में अप्लाई किया। चयन होने के बाद मैंने 1 नवंबर 1969 को ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल मद्रास में रिपोर्ट किया। 3 नवंबर 1969 से हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई और 6 सितंबर को 1970 को मैंने भारतीय सेना में कमीशन प्राप्त किया। मुझे तोपखाने में जाने का शौक़ था, तो मैं आर्टिलरी का एक अफसर बना। मुझे ये भी गर्व है कि मुझे 1971 की लड़ाई में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। मैं अपने रेजिमेंट के 2 और साथियों के साथ 1971 में लड़ाई शुरू होने के बाद पाकिस्तान में कदम रखा। जब हमने रावी क्रॉस की, वेस्टर्न सेक्टर में गुरदासपुर से आगे 4 किलोमीटर का इलाका बिल्कुल खाली था। 4 किलोमीटर जाने के उपरांत देखा, हम आगे बढ़े और 4 किलोमीटर कवर हो गया। 8 किलोमीटर तक दुश्मन कहीं पे नज़र नहीं आ रहा था। हमने 2 किलोमीटर आगे बढ़कर 10 किलोमीटर के ऊपर तोपें लगा दी। इधर रावी और उधर बई रिवर, बीच का वास्ट इलाका हमने काबू किया। 16 दिसंबर रात को बहुत बम्बारमेंट हुई, सीज फायर हुआ, हमने लड़ाई जीती। और जीतने के बाद हमने ये जितना इलाका जीता था, एक दुश्मन प्राइम मिनिस्टर को हमारे प्राइम मिनिस्टर ने सिल्वर के प्लेटर में ये सारा इलाका डालकर शिमला समझौते में वापस कर दिया। और इधर अगर शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर जैसा कि मैं था, अगर मर गया होता तो शायद मेरे माँ बाप को पेंशन मिल जाती। अगर मेरे कोई डिसेबिलिटी हो जाती तो शायद मुझे डिसेबिलिटी पेंशन मिल जाती। लेकिन भगवान ने मुझे बचाया। दाएं बाएं मेरे गोले गिरते थे। मैं उसका ऊपर वाले का बहुत आभारी हूँ। शेप A1 रहा और मैं वापस आया। मुझे 5 साल के बाद एक्सटेंशन भी मिली। मैंने और 5 साल सेवा की, लेकिन 10 साल के बाद मुझे रिलीज कर दिया गया। ऐसे ही दूसरे शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स 5 साल के बाद रिलीज कर दिए जाते हैं, 10 साल के बाद रिलीज किए जाते हैं। और 2002 में ये 10 ईयर जो थे, इसको एक्सटेंडेबल टू 14 ईयर्स कर दिया गया। अब 5, 10 और 14 साल देश की सेवा करने के बाद इन अधिकारियों को फौज से रिलीज कर दिया जाता है और उनको 5 साल के लिए रिजर्व भी रखा जाता है, ताकि ये 20 साल इनके पूरे ना हो जाए, कहीं भारत की अर्थव्यवस्था कमज़ोर ना हो जाए। क्या भारत की अर्थव्यवस्था तभी मजबूत होगी जब इन शॉर्ट सर्विस अधिकारियों को फौज से बाहर निकाल दिया जाएगा? क्या देश ये नहीं जानता कि एक ऐसी कम्युनिटी भी हिंदुस्तान में है जो 5 वर्ष के बाद फुल पेंशन का अधिकारी होता है? लेकिन क्योंकि हम जेंटलमैन कैडेट से जेंटलमैन ऑफिसर्स बने हैं, क्या हमें OROP टेबल्स जो भी इम्प्लीमेंट किए गए हैं उसके आधार पर भी पेंशन नहीं मिलनी चाहिए? जिस अफसर ने जितनी भी सेवा की है, 5 साल, 10 साल या 14 साल, उसको OROP टेबल्स जो बनाए गए हैं, जिनको इम्प्लीमेंट किया गया है, उसके आधार पर पेंशन मिलनी चाहिए, ताकि वो अपना जीवन डिग्निटी और ग्रेस से बिता सकें। अब ये शॉर्ट सर्विस अफसर्स और ECOs ये कौन हैं? 1962 26 अक्टूबर
चाइना ने भारत पर आक्रमण किया, हमें करारी हार मिली क्योंकि हमारी फौज सोई हुई थी। 26 अक्टूबर 1962 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कहने पर उस वक्त के राष्ट्रपति जी ने 26 अक्टूबर 1968 में हिंदुस्तान में आपातकालीन सेवा घोषित कर दी, जो 10 जनवरी 1968 तक रही। जब ये देखा गया कि क्या वजह है कि हमने चाइना से हार खाई, जिसमें हमने 3250 सैनिक अधिकारियों व सैनिकों को खोया और इलाका जो चाइना ने हमसे हथिया लिया वो 43,000 स्क्वायर किलोमीटर था, जो कि आजकल के स्विट्जरलैंड के बराबर है। जब ये पाया गया कि हमारे पास सैनिक अधिकारियों की कमी है कि जो रेगुलर ट्रुप्स को लीड कर सके, तो एमरजेंसी कमीशन खोला गया। एमरजेंसी कमीशन जब खोला, देश को उस वक्त विपत्ति के टाइम पे एजुकेटेड, एबल बॉडीड और मैच्योर्ड यूथ की ज़रूरत पड़ी, ताकि वो समय पर ज़रूरत पड़ने पर रेगुलर ट्रिप्स को कमांड कर सकें और किसी भी आपातकालीन स्थिति का सामना कर पाएं। एमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स का पहला बैच, जिसमें 442 अफसर थे, ओटीएस मद्रास में ये शुरू हुआ। उस वक्त के यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टील और हैवी इंडस्ट्रीज श्री सी सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने एक इंस्पायरिंग स्पीच दी। उन्होंने ये कहा, आई हैव नो डाउट दैट व्हेन हिस्ट्री कम्स टू बी रिटन, इट विल बी सेड दैट आवर यंग मैन ऑफ टुडे did not fail to rise to the occasion, and they came forward in thousands for the defense of our great nation. ये आजकल के नेता सब भूल चुके हैं। इन सैनिक अधिकारियों ने 1965 में जब अचानक पाकिस्तान, हमारे नेबर ने हम पे आक्रमण किया, इन ट्रेन प्रशिक्षित अफसरों ने रेगुलर ट्रुप्स को लीड किया और 1965 की लड़ाई जीती। EC1 से EC12 तक के कोर्सेज थे। लड़ाई जीतने के बाद इन्होंने इस एमरजेंसी कमीशन को बंद कर एक शॉर्ट सर्विस कमीशन शुरू कर दिया। लेकिन जब फ्रेमर्स ने चार्टर ऑफ शॉर्ट सर्विस कमीशन एक एप्लीकेशन फॉर्म के तहत बनाया, उसमें उनको मालूम था कि दुश्मन देश जो हार चुका है वो एक सांप की तरह मार खाए बैठा है और अपना सिर जरूर उठाएगा, तो उसका सिर कुचलने के लिए उन्होंने ये शॉर्ट सर्विस कमीशन स्टार्ट किया था। इस एप्लीकेशन के चार्टर में ये लिखा गया था, अंडर क्लास 46 पेंशनरी टर्म्स, pension is under consideration and separate orders will be issued separately. क्लास 47 में ये साफ साफ लिखा हुआ था कि जितनी भी टर्म्स और कंडीशंस हैं वो पीसीओस और की तरह ही सेम होगी एसएससीओस के लिए। ये टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होती हैं? ये होता है कि मान लो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, ये कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी पीसीओ की तरह शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारियों को भी मिलेगी। अगर सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी भी सदस्यता इन शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स को भी मिलेगी। जब हमने 71 की लड़ाई लड़ी और जीती, दुश्मन देश के 2 टुकड़े कर दिए गए, पाकिस्तान और बांग्लादेश। ये एक डिसाइसिव वार थी। दुनिया इस लड़ाई के बारे में जानती है।
शॉर्ट सर्विस कमीशन अगर 1971-72 के बाद बंद कर दिया जाता तो अच्छा होता, लेकिन सरकार को इसका फ़ायदा है तो ये पिछले 50 साल से ऊपर से ये शॉर्ट सर्विस कमीशन चलाते आ रही है। जहाँ तक SS 12 तक ऑफिसर से जिन्होंने लड़ाई लड़ी, अगर उनको इन्होंने पेंशन 5 साल के बाद जितनी बनती थी, क्योंकि अब OROP टेबल्स आ चुके हैं, 6 महीने से 33 इयर्स की पेंशन के रेगुलेशन बन चुके हैं, तो इनको दे के रिलीज़ कर देती। लेकिन शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स को 5 साल से एक्सटेंड करके 10 साल कर दिया गया और 2002 में, फरवरी 2002 में इसको आगे 4 साल के लिए बढ़ा दिया गया। अब शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर 5 साल, 10 साल और 14 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्त कर दिए जाते हैं। उनको इमरजेंसी रिजर्व पे रखा जाता है, पर कि देश की अर्थव्यवस्था कमज़ोर ना हो जाए इसलिए इनको पेंशन नहीं दी जाती। जो ऑफिसर्स देश के विपदा के टाइम पे भर्ती किए गए, पाकिस्तान से 2 लड़ाइयाँ लड़ी और जीती, उनको इन्होंने गवर्नमेंट्स ऑफ द टाइम ने मतलब निकल गया और पहचानते भी नहीं की तरह दूध से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया, ताकि इनको पेंशन ना दी जाए और देश की अर्थव्यवस्था स्ट्रांग रहे। अब ये SSRC कोर्सेज जो थे ये कंटिन्यूस रहे। इसका फ़ायदा एक लॉबी ने उठाना चाहा। मुझे इसमें कोई झिझक नहीं है कि ये जो लॉबी है ये NDA, IMA और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तथा MOD का भी इसमें भाग है। जितने भी एकेडमीज NDA और IMA के अफसर हैं, 13 साल के बाद में वो लेफ्टिनेंट कर्नल बन जाते हैं और SSCO को इधर 14 साल के बाद रिलीज़ कर दिया जाता है ताकि रेगुलर अफसर्स के पद ना खोए जाएं, इसलिए इनको रिलीज़ कर दिया जाता है। किसी भी MLA या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का बच्चा सेना में नहीं है। किसी भी ब्यूरोक्रेट का बच्चा फौज में, सेना में नहीं है। किसी भी लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट या जज का बेटा शॉर्ट सर्विस कमीशन में नहीं है। क्या शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए ये जरूरी था कि ये सैनिक स्कूल चैल, सनावर जो हिमाचल में है, 17 महाराष्ट्र, तिलिया झारखंड, चित्तौड़गढ़ राजस्थान, कुंजाकुलम केरला, 2 स्कूल डक्षई हिमाचल में पढ़े होना जरूरी है? क्या ये NDA की अल्फा, ब्रेवो और फॉक्सट्रेट, हंटर, जूलियट, क्यूबिक और रोमियो स्क्वाड्रन से नहीं है, इसलिए इनको निकाल दिया जाता है? ये एक लॉबी है जो देश के लिए बहुत खतरनाक है। SSCOs को जब लड़ाई के बाद फौज में लिया गया तो जवान भी उनको उतनी इज्जत नहीं देते, क्योंकि उनको मालूम होता है कि 5 साल के बाद ये अफसर चला जाएगा। अगर उसमें कुछ दम है वो 10 साल भी नौकरी कर लेगा। लेकिन अल्टीमेटली जो कुछ लोग रेगुलर हो गए, परमानेंट कमीशन पा गए और जो दूसरे रह गए, 14 साल तक नौकरी की, उनको फौज में से निकाल दिया जाएगा ताकि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत रखा जा सके। अब किसी भी हिंदुस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने यह नहीं कहा कि SSCOs को, क्योंकि आजकल OROP टेबल्स इंप्लीमेंट हो चुके हैं, इनको टेबल की गणना के अनुपात जितना इन्होंने सर्विस पीरियड किया है 5, 10 या 14, उसके अनुपात से इनको पेंशन दी जाए ताकि ये भी अपनी ज़िंदगी
डिग्निटी और ग्रेस से जी सकें? क्या गवर्नमेंट का ये फर्ज नहीं बनता था कि ये जो ऑफिसर्स हैं इनको सेंट्रल आर्म पब्लिक फोर्स में, पुलिस फोर्स में आरपीएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और सीआईएसएफ में एडजस्ट ना किया जाता? इन कहाँ के ये पेंशन के हकदार बन जाते? हम देश में कैसी सोसाइटी बनाने जा रहे हैं? अब भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर शॉर्ट सर्विस कमीशन को कंटिन्यू करना है, जो 5 साल, 10 साल और 14 साल के बाद अफसर निकाले जाते हैं, उनको आरओपी टेबल से उनके सेवा काल के अनुपात प्रोरेटा पेंशन दी जाए। एक वक्त था जब 1971 की लड़ाई से पहले SS5 में 700, SS7 में 600 और SS9 में 535 ऑफिसर ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे थे। लेकिन आजकल ओटीएस को जो अब ओटीए बना दिया गया है, 140, 150, 160 से ज़्यादा अफसर नहीं होते। वजह क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर आ चुके हैं। पढ़े लिखे अफसरों को मालूम है कि शॉर्ट सर्विस कमीशन में ना इनको मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी और ना ही इनको पेंशन मिलेगी। गया में जो स्कूल खोला गया, गवर्नमेंट को भारी नुकसान के बाद जो एकेडमी खोली गई थी गया में, वो ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, उसको बंद करना पड़ा। कितना भारी गवर्नमेंट को एक्सचेकर का नुकसान हुआ, लेकिन गवर्नमेंट अभी भी नहीं समझती। कल ही मेजर जनरल बिशंबर दयाल बोल रहे थे कि अब 3 साल का टूर ऑफ ड्यूटी स्टार्ट किया जा रहा है। मगर क्यों? अगर ये शॉर्ट सर्विस और इमरजेंसी कमीशन अफसरों को, जिनका योगदान भारत के बॉर्डर्स को बचाने के लिए काफ़ी था, उनको ही नहीं संभाल पा रहे, उनको ही नहीं लुक आफ्टर कर पा रहे, ना मेडिकल के लिए। अगर मेडिकल भी दिया तो ईसी अफसर्स को दिया गया, ईसी अफसर्स को ओपीडी और 50% रिबेट दी गई। भाई शॉर्ट सर्विस को क्यों नहीं? अगर आप शॉर्ट सर्विस के थ्रू यंग ऑफिसर फौज के अंदर ले रहे हो, तो अगर उनको आप ये फैसिलिटी दोगे तो उनका मोराल बूस्ट करेगा। लेकिन जो अफसर 5, 10 और 14 साल की नौकरी के बाद आएगा, क्या उसको मेडिकल नहीं दोगे? क्या आप फ्रैक्चर्ड मेडिकल फैसिलिटी दोगे? क्या कभी किसी एमपी ने, किसी एमएलए ने, क्योंकि ये एसएससी ऑफिसर हिंदुस्तान की डिफरेंट स्टेट से, प्रांतों से आते हैं, कभी इसके बारे में चर्चा प्रांतों की विधानसभा में या देश की पार्लियामेंट में की कि इन सैनिकों को पूरा सम्मान मिलना चाहिए? जिन लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी और जीती, क्या उनको अभी सम्मान मिल गया है? उनको भी सम्मान नहीं मिला। जो अभी तक लोग सर्विस कर रहे हैं, उनका मोराल कैसे बूस्ट होगा? जो रिलीज हो चुके हैं, उनका जीवन बहुत दुर्भर है, हम आपको ये बतला नहीं सकते। अभी सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा किया कि लेडीज़ को परमानेंट करना शुरू कर दिया है, लेकिन ये जेंडर बाइस क्यों? जो ऑफिसर्स हैं उनको क्यों नहीं रेगुलर किया जाए? यह प्रावधान क्यों ना किया जाए कि ओटीएस अकादमी में कम से कम अफसर लिया जाए, लेकिन आईएमए की तरह उनको भी पक्का कर दिया जाए। या आईएमए और एनडीए के सभी अफसर, उनका एसीआर, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर जो लेफ्टिनेंट कर्नल ओसी होते हैं, वो लिखें। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया कि एवेल्यूएशन प्रोसेस ऑफ एसीआर इज फॉल्टी विद द अफसर कमांडिंग्स। हम चाहते हैं कि जहाँ पे भी ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में जितने अफसर प्रशिक्षण पाते हैं उतने ही लिया जाएं जो कि परमानेंट हो जाएं, ना कि एक देश में एक ऐसी सोसाइटी बना दी जाए जिसमें ये 5, 10 और 14 साल सर्विस करने वाले बिना पेंशन के रहें और घर वाले भी उनकी बेइज्जती करते हैं, उनके फ्रेंड्स भी उनकी इंसल्ट करते हैं कि आपको जरूर कोई वजह होगी जिस वजह से आपको निकाल दिया गया है। तो मैं अपनी प्रेजेंट गवर्नमेंट में हमारे मोदी साहब को ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी पिछली सरकारों ने ये गलतियाँ की हैं तो उनको रेक्टिफाई करके और अपनी टेबल्स के हिसाब से जो सर्व कर रहे हैं उनको भी, और जो सर्विस करके कई सालों से रिलीज हो चुके हैं
उनको भी उनके आखिरी पड़ाव में हैं, पेंशन दी जाए ताकि वो अपना जीवन डिग्निटी और ग्रेस के साथ बिता सकें। एसएससी और ईसीएस को परमानेंट ऑफिसर से कम नहीं आंका जा सकता। एक जैसा सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, एक जैसे प्रशिक्षण अकादमी, एक समान सर्विस की शर्तें, एक जैसे कोर्स, एक जैसी ड्यूटीज और जिम्मेवारी के बावजूद भेदभावपूर्ण व्यवहार सर्विंग एसएससीओस का मनोबल नहीं उत्साहित करता। देशवासियों, उठो, जागो। विभिन्न प्रांतों के एमपीज, आपसे गुजारिश है कि आप पार्लियामेंट में यह प्रावधान लाएं कि अगर एसएससीओ शॉर्ट सर्विस कमीशन को लागू करना है, इन अफसरों को या तो दूसरी फोर्सेस में ट्रांसफ़र किया जाए 5 साल, 10 साल और 14 साल के बाद, ताकि वो पेंशन के हकदार हों, या फिर शॉर्ट सर्विस कमीशन को स्टॉप कर दिया जाए। अगर शॉर्ट सर्विस कमीशन एकेडमी को चालू रखना है तो यहाँ पे कम लोग लिए जाएं और उनको आईएमए की तरह परमानेंट कमीशन ही दिया जाए, ताकि हिंदुस्तान में 2 तरह की सोसाइटियाँ ना हो जाएं। जब आर्टिकल 14 और 16 हमें राइट टू इक्वलिटी देते हैं तो ये भेदभाव क्यों? लड़ाई के मैदान में दुश्मन की गोली ये नहीं जानती कि ये परमानेंट कमीशन अफसर है या शॉर्ट सर्विस कमीशन अफसर है। एक माँ अपने 2 बच्चों में अगर एक लड़का और एक लड़की है, उसको एक ही नज़र से देखती है, एक ही नज़र से देखती है, ना कि 2 नज़रों से। ऐसे ही ये तो इंसान की बात की है, जानवर भी अपने छोटे चूजों के लिए बड़े शिकारी से लड़ बैठते हैं। कहीं सांप हो तो अगर मुर्गी या मुर्गा भी हो तो भी अपनी जान न्यौछावर करने के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए लड़ बैठता है। लेकिन ये जो जांबाज जिन्होंने देश के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, इनके साथ अन्याय क्यों? 1920 में 28 नवंबर को एक जज साहब ने कहा भी है कि मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस who take the oath of laying down their lives for the country deserve special treatment and are not to be harassed unnecessarily and made ping pong off by being sent from one form of adjudication to another। ये दिल्ली हाई कोर्ट में ये कहा गया था। एक मिलिट्री चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लिखते हैं, मिलिट्री इज नो लॉन्गर द राइट चॉइस। ऐसा क्यों कहा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने? इसलिए कि हम जब एसएससीओ को नहीं संभाल पा रहे, ईसीएस को नहीं संभाल पा रहे, और अभी आप टूर ऑफ ड्यूटी 3 साल के लिए, 4 साल के लिए देना चाहते हो सैनिकों को, वो बाहर जाएंगे, उनको कहाँ पे नौकरी मिलेगी? मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि जब एसएससीओस को एएसएम का स्टेटस भी मिल चुका है और उनके फार्मों में ये वादा किया गया था कि आपको पेंशन दी जाएगी और पूरी मेडिकल की फैसिलिटी दी जाएगी, पेंशन एज पर ओआरपी टेबल्स और मेडिकल फैसिलिटी कैशलेस और ओपीडी इन मिलिट्री हॉस्पिटल की पूरी इजाज़त मिलनी चाहिए, ना कि जैसे जेटली साहब ने कहा कि जिसकी 10 साल की नौकरी है उसको 50% रीइंबर्समेंट मिलेगा और जिसकी 10 साल से ऊपर नौकरी है उसको 75% रीइंबर्समेंट मिलेगा। ऐसा भेदभाव रवैया क्यों? जब एक अफसर अपनी 100% सेवा देता है देश को तो उसको 100% कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी मिलनी चाहिए। एएफटी में हमारे कुछ अफसर गए थे जब DGAFMS ने एक डिसीजन गलत दिया था। एएफटी चंडीगढ़ ने डिसीजन दिया कि इसको रिस्टोर करो, लेकिन यह मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लटका हुआ है और पिछले 10-11 साल से इसके ऊपर फैसला नहीं हो रहा। अगर ईसीओस को फैसिलिटी दे दी गई है कि उन्हें 50% ऑफ रिबेट इन कंट्रीब्यूशन होगा ECHS के लिए, वाई नॉट टू द एसएससीओस? अगर उनको ओपीडी मिलिट्री हॉस्पिटल में जाने की फ्री फैसिलिटी है तो दूसरे एसएससीओस को क्यों नहीं? ऐसा करके गवर्नमेंट को बहुत फ़ायदा होगा। जो सर्विंग क्लास है वो भी गवर्नमेंट के बहुत धन्यवाद होंगे,
जो रिलीज हो चुके हैं, जो कुछ देर के लिए मेहमान हैं इस प्लेनेट के ऊपर, वो भी आपके बहुत आभारी रहेंगे। क्या मोदी जी, आपसे नम्र निवेदन है कि जब देश के लोगों ने आपको दूसरी बार लाकर एक स्थिर सरकार बनाने का शुभ अवसर दिया था, वहाँ उन सैनिक अधिकारियों को जिन्होंने 5 वर्ष, 10 वर्ष और 14 वर्ष के बाद निवृत्त किया जाता है, उन्हें प्रोरेटा पेंशन ओपी के टेबल के अनुसार जो 2015 में लागू किए गए हैं, उनके सेवा काल के अनुसार पेंशन लागू की जाए, ताकि वे अपना जीवन एक गौरवशाली, प्रतिष्ठित, पूर्ण व आत्मसम्मान से जीवन जीने का अवसर प्रदान करें, ना कि वे सैनिक अधिकारी भूखमरी व गरीबी के साथ मरें। आजकल जो सैनिक अधिकारी रिलीज किए जाते हैं, उन्हें सम्मानपूर्वक CAPF, RPF, BSF में ट्रांसफ़र कर सर्विस पूर्ण कर पेंशन का हकदार बनाएं। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। धन्यवाद।